Hello guys, welcome to my second video lecture series of the op-amp. In this video we have talk about the symbols of op-amp and some features of op-amp, that is common mode rejection ratio and slew rate. So let's start from the beginning of the previous lecture. We have talked about the op-amp and we already talked about the op-amp's IC name is MUP 741, which is manufactured by the Fairchild Semiconductor Company. So in this lecture we are going to talk about the symbol of op amp. तो सिंबल की अगर हम बात करें तो देखिए, सिंबल में मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि हम दो इनपुट लेते हैं, जैसे यहाँ आप देख रहे हो V1 एंड V2, और जो दोनों इनपुट होता है अगर हम इसको आईसी के पिन के हिसाब से देखेंगे तो इसको पिन नंबर 2 और पिन नंबर 3 से लेते हैं। जो पिन नंबर 2 का इनपुट होता है वो आपका इन्वर्टिंग होता है। इन्वर्टिंग मतलब अगर आप इस पर इनपुट दोगे तो इससे जो आपका आउटपुट मिलेगा वह 180 डिग्री फेस शिफ्टेड मिलेगा। सेकंड जो आपका होता है थर्ड नंबर की पिन, वहाँ से आप नॉन इन्वर्टिंग इनपुट लेते हो। इसका मतलब आप जैसे इनपुट दोगे सेम उसी फेस शिफ्ट में आपका आउटपुट भी मिल जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं प्लस वीसीसी एंड माइनस वीसीसी। प्लस वीसीसी का मतलब होता है आप जो डीसी सप्लाई देते हो ताकि आपका op amp ऑपरेट कर सके, और माइनस वीसीसी का मतलब होता है ग्राउंड से कनेक्ट करते हो। तो ये आपका प्लस वीसीसी पिन नंबर 4 से कनेक्टेड होता है, और जो आपका माइनस वीसीसी होता है वो पिन नंबर 7 से, मींस ग्राउंड भी इसको हम बोल सकते हैं। और जो हम आउटपुट लेते हैं वो हम पिन नंबर 6 से लेते हैं। तो कुछ इस तरह से हम op amp का सिंबल बनाते हैं, और अगर इसी op amp के सिंबल को हम op amp के IC 741 में इम्प्लीमेंट करके देखेंगे तो कुछ इस तरह से फिगर हमें हमारे सामने दिखाई पड़ेगा। तो ये जो बाकी हमने देखा था कि हमारी जो IC होती है वो 8 पिन की होती है, माइक्रो प्रोसेसर op amp की 741 IC। तो अभी आपने देखा कि अगर ये 8 पिंस की आईसी है तो हम तो सिर्फ 5 पिंस काम ले रहे हैं, बाकी के 3 पिंस, तो बाकी के 3 पिंस सिर्फ दिए रहते हैं, वो क्या होते हैं, नल ऑफसेट होते हैं, उससे आपका कोई मतलब या लेना देना नहीं होता है। तो ये रही बात, और हमने नॉन इन्वर्टिंग और इन्वर्टिंग के बारे में पिछले लेक्चर में बताया था, ज़रा आज भी देख लीजिए। अगर नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पे आप कोई भी इनपुट देते हैं तो आपको आउटपुट जो मिलेगा वो नॉन इन्वर्टिंग मिलेगा। दिस मीन्स 0 डिग्री ऑफ फेस शिफ्ट, और जो आपको आउटपुट मिलेगा थोड़ा सा उसका एम्पलीट्यूड जो है एम्पलीफाई हो गया रहा होगा। एंड इन केस ऑफ इन्वर्टिंग इनपुट, इफ़ वी गिव द इन्वर्टिंग इनपुट देन वी हैव गॉट द 180 डिग्री फेस शिफ्टेड एट द आउटपुट। दिस मीन्स जैसा कि हम देखते थे कॉमन इमिटर एम्पलीफायर में, सेम चीज़ सेम प्रोसीजर यहाँ भी होगा। ठीक है, तो ये रही बात आपका सिंबल का, कैसे हम आईसी का 741 आईसी के साथ में op amp का सिंबल देखते हैं और किस पिन पर क्या हम देते हैं, किस पिन से क्या हम लेते हैं। अब बात करेंगे सम फीचर्स ऑफ द 741 आईसी। तो कौन कौन से फीचर होते हैं। द आउटपुट वोल्टेज विल बी 0 इफ़ बोथ इनपुट इन्वर्टिंग एंड नॉन इन्वर्टिंग आर कनेक्टेड टू द 0 वोल्टेज आर सेम वोल्टेज। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में देखा था, जो हम आउटपुट जो हमारा op amp का आउटपुट मिलता था वो मिलता था V आउटपुट इज इक्वल टू A। हियर इज द A गेन है, और V1 माइनस V2। तो V1 क्या है, नॉन इन्वर्टिंग इनपुट है, और V2 क्या है, इन्वर्टिंग इनपुट है। तो ये हमारा V आउटपुट इस फॉर्म में मिलता था। तो अगर दोनों में से कोई भी वोल्टेज जीरो है, ठीक है, सॉरी, दोनों वोल्टेज अगर जीरो हैं या दोनों वोल्टेज सेम है, उस कंडीशन में आपका आउटपुट क्या मिलेगा, जीरो मिलेगा। कैसे, क्योंकि अगर आप ये जो आपके सामने इक्वेशन दिया गया है इसमें V1 और V2 की वैल्यू अगर सेम हो जाएगी तो यहाँ पे आपको ज़ीरो मिलेगा, और A अगर जीरो के साथ मल्टीप्लाई होगा तो V आउटपुट जीरो हो जाएगा। और अगर दोनों वैल्यू जीरो है तो ऑब्वियस सी बात है A जीरो के साथ मल्टीप्लाई करेगा और V आउटपुट जीरो हो जाएगा। सेकेंड फीचर है op amp 741 IC की कि ये इसका जो पावर कंजप्शन होता है वो लो होता है, और इसका जो कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो होता है वो आपका लार्ज होता है, और जब हम आइडियल op amp की बात करते हैं तो उसके लिए इनफाइनाइट हो जाता है। तो चलिए ज़रा हम बात करते हैं क्या होता है CMRR और इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं CMRR के। तो सबसे पहली बात कि CMRR आपका क्या होता है, यह आपका रेशियो होता है किसके किसके बीच में, द रेशियो बिटवीन द डिफरेंशियल मोड गेन एंड द कॉमन मोड गेन आर नोन एज द CMRR।
तो क्या होता है कि जो डिफरेंशियल मोड वोल्टेज गेन होता है, डिफरेंशियल मोड वोल्टेज गेन अभी हम देखेंगे, और दूसरा होता है कॉमन मोड गेन। इन दोनों के बीच में जो हमारा रेशियो होता है उसी को हम CMRR बोलते हैं। तो इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं ADM अपान ACM, मतलब डिफरेंशियल मोड का गेन अपान कॉमन मोड का गेन। अब अगर बात करें डिफरेंशियल मोड का गेन मतलब क्या होता था कि जब हम डिफरेंस निकालते थे, V1 माइनस V2 की बात करते थे, तो डिफरेंशियल मोड गेन था। और अगर मान लो V1 और V2 की वैल्यू सेम हो जाती, ठीक है, डिफरेंशियल मोड गेन और कॉमन मोड गेन में, तो हमारा V1 माइनस V2 कैंसिल हो जाएगा और दोनों का गेन आपस में रेशियो बनाएंगे, और उसी रेशियो को हम बोलते हैं कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो। और हमने बताया था कि ओप एम्प के केस में कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो इनफाइनाइट होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो हमारा कॉमन मोड गेन होता है वो हमारा जीरो हो जाता है, और अगर डिनोमिनेटर की वैल्यू जीरो हो जाती है तो ऑब्वियस सी बात है कोई भी फ्रैक्शन की वैल्यू जो है इनफाइनाइट हो जाएगी। और जब हम बात करते हैं प्रैक्टिकल ओप एम्प में, तो CMRR आपका लार्ज होता है, क्योंकि जो कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो होता है जीरो नहीं होता बट बहुत कम हो जाता है। और अगर डिनोमिनेटर की वैल्यू न्यूमिनेटर के अपेक्षा बहुत कम हो जाती है तो इसका मतलब वो वैल्यू आपकी बहुत लार्ज हो जाती है फ्रैक्शन की, ठीक है। तो ये बात रही आपकी कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो की। अब हम बात करेंगे कि कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो का कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पे आपका एक कैरेक्टरिस्टिक्स दिखाया गया है। कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो जो dB में है, 0 से लेके 1000 तक आपका कांस्टेंट रहेगा। इसके बाद कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो डिक्रीज होना शुरू करेगा, ठीक है। तो इसके बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं कि फॉर लो फ्रीक्वेंसी, देखो इधर आपका कुछ वो नहीं लिखा है, ये फ्रीक्वेंसी का टर्म समझो, ठीक है। इधर फ्रीक्वेंसी है, इधर कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो है। अगर हम लो फ्रीक्वेंसी की बात करेंगे तो कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो कांस्टेंट रहता है, और जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी को हम इंक्रीज़ कर रहे हैं, देखो 100 फ्रीक्वेंसी के बाद जैसे जैसे हम फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज़ करते हैं कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो डिक्रीज़ होना शुरू हो जाता है। कब से? 100 फ्रीक्वेंसी के रेंज के बाद, ठीक है। तो अगर हम बात करें इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है कि नो शॉर्ट सर्किट और ओवरलोड प्रोटेक्शन इससे होता है, और नो एनी डिवाइस कनेक्टेड व्हेन करंट इज़ फ्री। अगर जो है कोई भी डिवाइस हम इससे कनेक्ट नहीं कर सकते हैं ना। तो नेक्स्ट आपका आता है, थोड़ा सा हम जान लेते हैं कि हमारा आइडियल ओप एम्प जो है, आइडियल ओप एम्प किस टाइप का होता है। तो आइडियल ओप एम्प में मैंने 2-3 चीज़ें आपको बताई थी, उसी को बस रिवाइज करना है कि ओप एम्प का जो ओपन लूप गेन होता है, जिसको हम बोलते हैं वी आउटपुट अपान V1, वो इनफाइनाइट हो जाता है ना। ओप एम्प का गेन हम मानते हैं इनफाइनाइट होता है आइडियल में, और प्रैक्टिकल में जो है मैक्सिमम होता है। और इनपुट रेजिस्टेंस के बारे में बताया था, इनपुट रेजिस्टेंस हमारा इनफाइनाइट होता है। देयरफॉर वोल्टेज सोर्स हैविंग एनी इंटरनल रेजिस्टेंस कैन बी अप्लाइड टू ओप एम्प एंड देयर इज़ नो लोडिंग आर प्रोसीडिंग स्टेज। तो इस वजह से इनफाइनाइट होता है, क्योंकि अगर इसका इनफाइनाइट रेजिस्टेंस इनपुट पर हो जाएगा तो नॉइज़ की इम्यूनिटी भी बढ़ जाएगी, और इसके अक्रॉस कोई भी करंट आपका ओप एम्प में नहीं जाता है। वो जो भी जाता है आउटपुट पे वो फीडबैक के अक्रॉस जाता है। इट हैज़ अ आउटपुट रेजिस्टेंस, देयरफॉर आउटपुट कैन बी यूज्ड एज अ इनपुट टू अ नंबर ऑफ अदर डिवाइसेस, ठीक है। तो इसका जो आउटपुट रेजिस्टेंस होता है वो बहुत ही कम होता है, और इनफाइनाइट आइडियल के केस में तो जीरो होता है, और अगर हम प्रैक्टिकल ओप एम्प की बात करेंगे तो वहाँ थोड़ा सा होता है। और आइडियल के केस में आउटपुट रेजिस्टेंस जीरो होता है। तो इनपुट रेजिस्टेंस जैसे इनफाइनाइट हुआ उसी तरह से आउटपुट रेजिस्टेंस आपका जीरो हो जाएगा, ठीक है, एक दूसरे के वाइस वर्सा। और अगर हम बैंडविड्थ की बात करेंगे तो इट हैज़ इनफाइनाइट बैंडविड्थ, therefore it can amplify without attenuation of any signal of frequency 0 to infinite। इसकी बैंडविड्थ इनफाइनाइट होती है, बहुत ज़्यादा बैंडविड्थ होती है ना। और बैंडविड्थ बेसिकली क्या होता है, बैंडविड्थ हमने पढ़ा था ना पिछले क्लासेस में कि बैंडविड्थ इज़ द डिफरेंस बिटवीन द अपर कट ऑफ फ्रिक्वेंसी टू द लोअर कट ऑफ फ्रिक्वेंसी। तो अगर बैंडविड्थ बहुत ज़्यादा होगा तो इसका मतलब हम क्या कर पाएंगे, किसी भी सिग्नल को बिना एटेनुएट हुए 0 से इनफाइनाइट फ्रिक्वेंसी तक उसका क्या करा सकेंगे, एम्पलीफाई करा सकेंगे। तो यही हमें नीड होता है, यही हमारी ज़रूरत होती है। तो इसी वजह से जो आइडियल ओप एम्प होता है उसकी बैंडविड्थ भी हमारी क्या होती है, इनफाइनाइट होती है। नेक्स्ट बात होगा कि जीरो इनपुट और इनपुट ऑफसेट वोल्टेज। इसका जो इनपुट ऑफसेट वोल्टेज होता है वो जीरो होता है, ठीक है। वो कैसे होता है हम देखते हैं कि इफ़ V1 एंड V2 इज़ ज़ीरो देन आउटपुट इज़ ज़ीरो,
है ना, मैंने बताया था ना आपको, वो जो हमने देखा था जो वी आउटपुट इज इक्वल टू ए V1 माइनस V2 की वैल्यू हमने देखी थी। तो अगर आप सोचो V1 और V2 दोनों जीरो हो जाएंगे तो आउटपुट ऑब्वियस सी बात जीरो। तो यहाँ से देखो परफेक्ट बैलेंसिंग हो रहा है। इट हैज़ ज़ीरो इनपुट ऑफसेट करंट इज़ ज़ीरो। तो अगर ऐसा ज़ीरो है तो ऑफसेट करंट भी जीरो हो जाएगा आपका। तो इसी वजह से इनपुट ऑफसेट करंट जीरो है, इस वजह से कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो जो आपका हो जाएगा वो इनफाइनाइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट एंड लास्ट टॉपिक आपका क्या है, स्लीव रेट। और जो स्लीव रेट 741 IC का जो होगा, और एक पैरामीटर हम देखेंगे आइडियल ओपैम्प और प्रैक्टिकल ओपैम्प के बीच में। तो स्लीव रेट बेसिकली क्या होता है, चेंज ऑफ आउट वोल्टेज विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन इनपुट वोल्टेज को। जब चेंज इन या चेंज का बात आता है तो हम हमेशा डिफरेंशियल लेते हैं, है ना। तो अगर चेंज इन आउटपुट वोल्टेज की बात कर रहा है तो हम इसको बोलेंगे डी ऑफ वी आउटपुट अपॉन डी टी, है ना। करंट के टाइम के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट हो रहा है क्या आपका आउटपुट वोल्टेज। तो इसी वजह से हम क्या बोलेंगे, स्लीव रेट इज डिफाइंड एज द चेंज इन द, पहली बात तो रेशियो है किसका किसका, चेंज ऑफ आउटपुट वोल्टेज विथ रिस्पेक्ट टू चेंज ऑफ इनपुट वोल्टेज। तो इसी को हम बोलेंगे स्लीव रेट। और आइडियल ओपैम्प के बारे में अगर हम बात करें तो स्लीव रेट आपका इनफाइनाइट होता है और इट इज़ मेजर्ड एज वोल्टेज चेंज गिवन टाइम। तो हम इसको कैसे मेज़र करेंगे कि जो वोल्टेज चेंज हुआ है गिवन टाइम में उसी से मेज़र करेंगे। स्लीव रेट की जो यूनिट होती है वोल्ट पर माइक्रो सेकंड होती है, और जो IC 741 के लिए स्लीव रेट होता है वो 10 वोल्ट पर माइक्रो सेकंड होता है। तो ये रही बात स्लीव रेट की। अब हम पैरामीटर्स की बात कर लेते हैं, डिफरेंस बिटवीन आइडियल एंड प्रैक्टिकल ओपैम्प के बारे में बात कर लेते हैं। तो जो इनपुट रेजिस्टेंस जिसको हम RI बोलते थे, आइडियल के लिए वो 0 होगा, प्रैक्टिकल के केस में 10 to 20 ओम होगा। आउटपुट रेजिस्टेंस जिसको हम R0 बोलते थे वो आइडियल के केस में क्या होगा, देखो इनपुट रेजिस्टेंस की अगर हम बात करेंगे तो इनपुट रेजिस्टेंस यहाँ पे इनफाइनाइट होता है, ठीक है। और 10 मेगा ओम होगा, 10 मेगा ओम से 20 मेगा ओम तक। तो यहाँ थोड़ा गलती है, देख लीजिएगा। और आउटपुट रेजिस्टेंस आपका 0 होता है, और प्रैक्टिकल में क्या होता है 75 ओम होता है। इनपुट रेजिस्टेंस, ठीक है, इनपुट रेजिस्टेंस फिर वही बात कह रहा, इनफाइनाइट होगा और प्रैक्टिकल के लिए 2 मेगा ओम होगा। ऑफसेट वोल्टेज और ऑफसेट करंट दोनों 0 होगा। और अगर प्रैक्टिकल की बात करेंगे तो आपका जो ऑफसेट वोल्टेज है 2 नैनो एम्पियर और जो 20 नैनो एम्पियर और जो है 2 मिली वोल्ट होगा ना। यहाँ देखो इसमें ये भी थोड़ा गड़बड़ी किया है कि ये ओम की जगह वोल्ट में होगा, क्योंकि वोल्टेज का जो यूनिट होता है वो वोल्ट होता है। बैंडविड्थ हमने देखा था आइडियल के लिए इनफाइनाइट, और अगर प्रैक्टिकल के बारे में होगा तो मैक्सिमम होगा। स्लीव रेट इनफाइनाइट, और अगर प्रैक्टिकल के बारे में बात होगा 10 वोल्ट पर माइक्रो सेकंड, यहाँ मिली सेकंड लिखा गया, काफ़ी मिस्टेक्स हैं तो आप लोग देख लीजिएगा। कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो की बात हो तो जो आपका आइडियल ओपैम्प होता है तो उसमें इनफाइनाइट होता है, और प्रैक्टिकल में क्या होता है आपका, प्रैक्टिकल में लार्ज होता है। तो गाइस इस वीडियो में हमने देखा सिंबल्स ऑफ ओपैम्प, कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो, स्लीव रेट एंड डिफरेंस बिटवीन आइडियल एंड प्रैक्टिकल ओपैम्प। सो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। इस तरह के वीडियो से जुड़े रहने के लिए ट्यून करिए मेरे चैनल को, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो इस टाइम जो है डिप्लोमा या बीटेक में आपका एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स या EDC के लिए इंटरेस्टेड है और आगे भी वीडियो आप चाहते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।